पाषाणकालीन पूर्वजों द्वारा पत्थरों से आग लगाने के समय से ही इंसान कुदरत को काबू में करने की कोशिश करता आया है। पर हमारे पूर्वजों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हम क्या क्या कारनामे कर दिखाएंगे। मानव निर्मित ग्लेशियर से लेकर आसमानी बिजली से ऊर्जा प्राप्त करने तक पेश हैं कुदरत को काबू करने की इंसान की 10 सबसे हैरत अंगेज कोशिशें। नंबर 10, मानव निर्मित टापू। समुद्र तल से टापू खड़ा करना एक ऐसा काम लगता है जिसे सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं, पर आधुनिक समय में इंसान भी ये काम करने लगे हैं। लेकिन अपना खुद का आइलैंड आखिर बनाया कैसे जाता है? सबसे पहले तो समुद्र तल का कोई उठा हुआ हिस्सा ढूंढिए, जैसे कोई कोरल रीफ या चट्टान। उसके बाद उस उठे हुए तल पर 140 से 180 करोड़ घन फीट बालू डालनी होगी। इसके लिए आपको अगल बगल के तल से बालू खोदने वाली पावरफुल शिप्स की जरूरत पड़ेगी। एक बार बालू अच्छे से बैठ जाए तो उस पर 30 एकड़ के लगभग कंक्रीट स्ट्रक्चर्स बना दीजिए। बस हो गया आपका टापू तैयार। दक्षिण चीन सागर में चीन ठीक यही टेक्निक यूज करता आया है, जिसके चलते काफी गर्मा गर्मी का माहौल है। मलेशिया, वियतनाम और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया ने भी चीन द्वारा विवादित समुद्र में टापू बनाना जारी रखने के खिलाफ कड़ी आपत्ति जताई है। खैर, इससे चीन को कोई फर्क नहीं पड़ता और उसका टापू बनाना चालू है। नंबर 9, फ्रैंकिंग। फ्रैंकिंग पृथ्वी के भूमंडल की गहराइयों में दबी गैस और तेल को निकालने का एक चतुर तरीका है। सबसे पहले जमीन में 6000 से 10,000 फीट की गहराई तक ड्रिलिंग करके एक चौड़ी पाइप डाली जाती है और फिर उस पाइप में जबरदस्त दाब के तहत पानी और केमिकल का मिक्सचर चलता रहता है। इस भीषण प्रेशर के चलते अगल बगल के पत्थरों में दरारें पैदा हो जाती हैं, जिनसे रिस कर गैस पाइप में भर जाती है। पर अफसोस कि फ्रैंकिंग भूकंप का कारण भी बन सकती है। जी हाँ, फ्रैंकिंग का प्रेशर रिलीज होने से भूकंप के तेज झटके पैदा हो सकते हैं। इनफैक्ट ब्रिटेन का आज तक का सबसे तेज भूकंप 2019 में रिकॉर्ड किया गया था, जिसकी वजह इंग्लैंड के लंकाशायर में चलने वाली फ्रैंकिंग को माना जाता है। फ्रैंकिंग से ग्राउंड वाटर पोल्यूशन भी हो सकता है, जो इसे काफी विवादास्पद बनाता है। फ्रैंकिंग नुकसानदेह हो चाहे फायदेमंद, इतना तो तय है कि धरती खुद को हमारी ताक झांक से नहीं बचा पाती। पर प्रदूषण और भूकंप ये साबित करते हैं कि प्रकृति से छेड़छाड़ की कुछ कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। नंबर 8, जंगल की आग। 2019 के अंत और 2020 की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में फैलने वाली आग ने साबित कर दिया कि इन्हें काबू में करना कितना मुश्किल होता है। और इस आग के चलते करीब 10,000 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ। ये जानने के बाद आप सोच रहे होंगे कि इंसान कभी नहीं चाहेंगे कि जंगल जल जाए, पर सच कहा जाए तो इंसान जंगल की आग को सदियों से एक औजार की तरह इस्तेमाल करता है। यूरोपियंस के आने से पहले अमेरिका के मूल निवासी नियंत्रित आग के इस्तेमाल से अपनी इर्द गिर्द की भूमि में बदलाव करते थे। मैदान के चरगाहों की सफाई से लेकर जंगल के तल पर उगी झाड़ियों की छटाई तक जंगल की आग से ये सब कुछ कर सकती थी। और इससे पैदा होने वाली राख जमीन को फसल के लिए उपजाऊ भी बनाती थी। आजकल इसकी प्रथा खत्म हो गई है और बहुत सी जगहों पर ऐसी हरकतें गैर कानूनी हैं। पर यूएस फॉरेस्ट सर्विस ने 1995 में एक रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें जंगलों में आग लगाकर उसके इफेक्ट्स को स्टडी किया जाता है। जी हाँ, ड्रोन्स, वाटर बलून्स, वैन्स और लेजर इमेजिंग सिस्टम से लैस प्लेन्स की मदद से इन फायर्स को बारीकी से मॉनिटर किया जाता है, ताकि ये बेकाबू ना होने पाए। पर इतनी मेहनत बेकार नहीं जाने वाली, क्योंकि क्या पता हम जंगल की आग को बेहतर समझकर भविष्य में इनसे होने वाले नुकसान को कम कर सकें। नंबर 7, मुचांग के धान के खेत। कृषि हमेशा से मानव को अपने इर्द गिर्द की दुनिया में बदलाव करने के लिए प्रेरित करती आई है। कुछ फसलें तो ऐसी होती हैं जो कि बहुत ही सटीक स्थितियों में ही पनपती हैं, जिसमें दुनिया की सबसे ज्यादा खाई जाने वाली फसल धान भी शामिल है। सफल खेती के लिए धान के पौधों का ग्रोथ के दौरान कुछ समय के लिए पानी में डूबे रहना बहुत जरूरी है। पहाड़ी इलाकों में ऐसा कर पाना मुश्किल होता है, पर किसानों के पास इसका एक जुगाड़ है। वे सदियों से पहाड़ों में समतल चबूतरे काटकर धान की खेती करते आए और इन समतल चबूतरों में भरे पानी में मेंढक और दूसरे उभयचर भी पनपते हैं और प्रजनन करते हैं। ये जीव फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़े खाकर किसानों की मदद करते हैं। इस तरह की खेती का सबसे बेहतरीन नमूना है उत्तरी वियतनाम की पहाड़ियों में स्थित मुचांग के धान के खेत। ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों में कटे चबूतरे 2200 हेक्टेयर में फैले हुए हैं। ये नजारा न सिर्फ देखने में सुंदर है, बल्कि लोगों का पेट भी भरता है। नंबर 6, पनामा कनाल। 1914 से पहले न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को जाने वाली शिप्स को पूरे दक्षिण अमेरिका का चक्कर लगाना पड़ता था। कम से कम शब्दों में कहा जाए तो ये एक बेहद असुविधापूर्ण यात्रा थी। इस यात्रा को काफी हद तक छोटी करने के लिए फ्रांसीसियों ने 1881 में पनामा स्थल डमरू मध्य में एक नहर का निर्माण शुरू किया। जमीन का यह हिस्सा बेहद सकरा और झीलों से भरा हुआ था, सो इसे नहर के लिए सबसे उपयुक्त माना गया। दिमाग तो ठीक लगाया था, पर यह प्रोजेक्ट एक डिजास्टर साबित हुआ। खराब सैनिटेशन और कठिन वर्किंग कंडीशंस के चलते मलेरिया और येलो फीवर जैसी बीमारियों से
23,000 लोगों की मौत हो गई और प्रोजेक्ट अधूरा रह गया। फिर 1904 में अमेरिका ने ढेर सारे डायनामाइट के साथ इस प्रोजेक्ट की कमान संभाली और 10 साल में नहर बनकर तैयार हो गई। ये नहर इंसान की इंजीनियरिंग क्षमता का एक बेमिसाल नमूना है, जिसमें पहाड़ों और जंगलों को काटने से लेकर बड़े बड़े शिप लॉक्स तक और विशाल नदियों का रास्ता मोड़ने तक सब कुछ शामिल है। आज इस नहर की वजह से न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को की समुद्री यात्रा में 1280 किलोमीटर से भी ज्यादा की कमी आई है। 33 कार्गो शिप्स पर डे के बिजी ट्रैफिक वाली ये नहर दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। नंबर 5, हूवर डैम। डैम बनाते वक्त बहुत सी गलतियां हो सकती हैं। लाखों टन पानी डाइवर्ट करते वक्त हुई एक मामूली सी गलती बाढ़ और अकाल के साथ आसपास का पूरा इलाका तबाह कर सकती है। पर ठीक से बनाई जाए तो एक डैम बंजर इलाकों की भी काया पलट सकती है। 20वीं सदी की शुरुआत में दुनिया के सबसे बड़े डैम हूवर डैम ने यूएस के साउथ वेस्ट इलाके के कृषि और आर्थिक विकास में बहुत मदद की थी। हूवर डैम ना होता तो लास वेगस जैसे शानदार शहर कभी भी ना पनपते। इसे बनाने में 21,000 लोग लगे और डायनामाइट से 56 फीट चौड़ाई की 4 सुरंगें खोदकर कोलोराडो नदी की धारा मोड़ी गई। नदी की सूखी तली में 726 फीट का ये डैम ईंट दर ईंट 726 बनाया गया। डैम पूरा होने के बाद सुरंगों को सील करके डैम को कोलोराडो नदी से भर दिया गया, जिससे लेक मीट तैयार हुई। 1936 में बनकर तैयार होने पर यह दुनिया का सबसे विशाल डैम बना और इससे पानी और बिजली की अच्छी सप्लाई ने पूरे इलाके की तस्वीर बदल दी। नंबर 4, मानव निर्मित ग्लेशियर। समुद्र स्तर से 11,000 फीट की ऊंचाई पर रहने की अपनी अलग ही मुश्किलें हैं, जैसे साफ पानी का कोई भरोसेमंद सोर्स ढूंढना। साल भर पिघलने वाले ग्लेशियर हिमालय के लद्दाख में किसानों के लिए सदियों से पानी का मुख्य स्रोत रहे हैं, पर हाल के समय में क्लाइमेट चेंज के चलते उनकी हालत नाजुक हो चुकी है। ये ग्लेशियर छोटे हो रहे हैं और अब इनसे पहले की तरह साल भर पानी नहीं मिल पाता। पर कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार को जन्म देती है। 2017 में एक लोकल साइंटिस्ट ने ग्लेशियर बनाने का एक तरीका खोज निकाला। ये कृत्रिम ग्लेशियर गर्मी के दिनों के लिए पानी के भंडार की तरह काम करते हैं। वे ग्लेशियर के फालतू पानी को तयशुदा जगहों पर भरने देते हैं, जो ठंडी हवा से जमकर 100 फीट तक ऊंची बर्फ की आकृतियां बना लेते हैं। बर्फ के ये पिरामिड या स्तूप भले ही कुछ लोगों को अनोखे लगें, पर स्थानीय लोगों के लिए ये पानी का बेशकीमती सहारा है। नंबर 3, रॉकेट से कराया जाने वाला वज्रपात। वज्रपात कुदरत की सबसे भयानक ताकतों में से एक है और लोग हमेशा से इसकी पूजा करते आए हैं। आज हमारे पूर्वज होते तो फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के बिजली को कंट्रोल करने वाले एक्सपेरिमेंट को भगवान के काम में टांग अड़ाना बोलते। रॉकेट ट्रिगरिंग कहे जाने वाले इस प्रयोग में अर्थिंग वाले एक तार को रॉकेट से बादल में फायर किया जाता है। बादल में मौजूद चार्ज धातु के तार की तरफ आकर्षित होते हैं और सही परिस्थितियों में वज्रपात हो जाता है। इन तस्वीरों में आप बिजली को धातु से होते हुए नीचे की तरफ भागते हुए देख सकते हैं। जबरदस्त ऊर्जा की वजह से तार फट जाता है और बिजली हवा में बाहर की ओर फैल जाती है। इस तरह के एक्सपेरिमेंट से ये देखने को मिलता है कि क्या भविष्य में आकाशीय बिजली की मदद से ग्राउंड वाटर साफ किया जा सकता है या ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि क्या पता भविष्य में फोन की बैटरी खत्म होने पर वज्रपात से चार्ज की जा सके। नंबर 2, क्लाउड सीडिंग। सैटेलाइट इमेजिंग से लेकर कंप्यूटर की मदद से तूफानों का संभावित रास्ता बताने तक हमने मौसम से जुड़े अनुमान लगाने में महारत हासिल कर ली है। पर बहुत ही कम लोग जानते हैं कि हम मौसम को असल में कंट्रोल भी कर सकते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत से ही दुनिया भर में क्लाउड सीडिंग नाम की एक प्रक्रिया का इस्तेमाल होता रहा है, जिसमें सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड जैसे केमिकल्स के कण ऊपर बादलों में छोड़े जाते हैं। ये कण पानी की बूंदों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब पानी की बूंदें पर्याप्त मात्रा में एकत्रित हो जाती हैं, तो बारिश शुरू हो जाती है। ये टेक्नोलॉजी सूखे इलाकों के लिए एक वरदान साबित हुई है और चीन, रूस और यूएई जैसे देशों में इसका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। इसका पहला सफल इस्तेमाल 1916 में किया गया था। सैन डिएगो भीषण सूखे से जूझ रहा था तब, जब चार्ल्स हेटफील्ड नाम के एक बिजनेसमैन ने बारिश कराने का ऑफर दिया तो सिटी काउंसिल ने कबूल कर लिया। $10,000 में बात तय हो गई। हेटफील्ड मोरिना कुंड के किनारे अपना एपरेट्स लगाकर कोई केमिकल जलाने लग गए, जिसका धुआं आसमान में उठने लगा और कुछ दिनों के बाद बारिश शुरू हो गई, पर रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कुल 17 इंच बारिश होने के कारण बाढ़ आ गई और कई जगह जमीन में दरक गई। इस तबाही में कई लोगों की जानें भी गईं। जाहिर है कि इससे क्लाउड सीडिंग को बुरा माना
समझ आने लगा। क्या आपको भी लगता है कि क्लाउड सीडिंग आग से खेलने जैसी बात है? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर मुझे जरूर बताएं। फाइनल एंट्री से पहले कुछ खास चीजों को मैं मेंशन कर दूं, जो कि अगर छूट गई तो बड़ा पछताना होगा। सबसे पहले हाइड्रोलिक माइनिंग। कैलिफोर्निया गोल्ड रश के दौरान माइनर्स एक बहुत पुरानी टेक्निक यूज करते थे, जिसे रोमन्स ने तैयार किया था। जिस जगह पर खुदाई करनी होती थी उससे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित कोई जलाशय खोज लिया जाता था। फिर उसके पानी को कैनवस की ट्यूब्स में डाइवर्ट कर दिया जाता था, जिनके सिरों पर नोजल होती थी। इस नोजल से निकलने वाले पानी की धार इतनी तेज होती थी कि सेंटीमेंट्स और पत्थरों को आराम से चूर चूर करके सोना खोजा जा सके। पर इस टेक्निक से पर्यावरण को बहुत नुकसान होता था और कभी कभी खेतों में बाढ़ आ जाती थी। ये लैंडमार्क देखने में भले नेचुरल लगते हैं, पर ये इंसानों की देन है। 20वीं सदी की शुरुआत में सूखे से जूझते नेवादा के एक किसान ने अपनी फसल की सिंचाई के लिए कुआं खोदने की सोची। उसने ड्रिलिंग की और पानी भी निकल आया, पर खौलते हुए पानी का तेज फव्वारा इस कृत्रिम चश्मे से फसलों को तो कोई फायदा नहीं हुआ, पर पानी के साथ निकले कैल्शियम के जमाव ने खूबसूरत रंगीन नजारे जरूर पैदा कर दिए। अब ये हुआ ना एक हैप्पी एक्सीडेंट। नंबर 1, मैन मेड ऑरोरा। कुदरत के सबसे शानदार नजारों में से एक माने जाने वाली ऑरोरा सूर्य से निकले उच्च ऊर्जा वाले कणों से उत्पन्न होती है। ये कण अपनी कुछ ऊर्जा हवा के कणों को दे देते हैं, जिससे वे उत्साहित होकर चमकने लगते हैं। पर कुदरत के इस करिश्मे को इंसान कैसे कंट्रोल कर सकता है? अमेरिकी सेना के साइंटिस्ट ने रेडियो वेव्स की मदद से अलास्का में हवा में रंगीन रोशनी पैदा की। 100 एंटेना वाले शक्तिशाली हार्प रेडियो ट्रांसमीटर की तरंगों से हवा के अणुओं को उत्साहित करके चमकाया गया। ये नजारा बिल्कुल ऑरोरा के जैसा था, पर यह ऑरोरा पैदा करने का एकमात्र तरीका नहीं है। नॉर्वे के वैज्ञानिकों ने भी ट्रेसर केमिकल्स की मदद से ऑरोरा जैसी रोशनी पैदा की। हम इंसानों के बारे में कुछ भी कह लें, पर हम तमाशा करना खूब जानते हैं। इनमें से इंसानों के किस कारनामे ने आपको सबसे ज्यादा इंप्रेस किया? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें अपना जवाब जरूर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।